नेशनलिज्म इन इंडिया। इंडिया की हिस्ट्री बहुत बड़ी है। इंग्लिश रूल या ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया बहुत ही ज्यादा पावरफुल और डेवलप्ड हुआ करता था, लेकिन कुछ समय बाद ब्रिटिशर्स इंडिया में ट्रेडिंग के लिए आए और अपने आप को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बताया। धीरे धीरे वह अपने अंडर लोगों को बढ़ाते चले गए और अपनी एक आर्मी बना ली। फिर 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई, जिसमें ब्रिटिशर्स को जीत मिल गई और बंगाल पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद यह सिलसिला चलता गया और ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया को अपना गुलाम बना लिया। लेकिन दोस्तों, आज तो हम आजाद हैं और यहाँ पर ब्रिटिशर्स का नामो निशान नहीं है। तो आखिर ब्रिटिशर्स कहाँ गए और उन्हें इंडिया को छोड़कर क्यों जाना पड़ा? इन सारी चीजों का जवाब मिलेगा इस वीडियो में, वे भी एनिमेटेड तरीके से। इसलिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत 1914 में हुई थी और इस वॉर में ब्रिटेन ने भी पार्टिसिपेट किया था। इसलिए ब्रिटिश सरकार को पैसे की कमी पड़ने लगी, तो उसे पूरा करने के लिए उन्होंने इंडियंस पर लगने वाला टैक्स बढ़ा दिया। इसकी वजह से इंडियंस की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ गईं। उस वक्त सभी सामानों की कीमतें लगभग डबल हो चुकी थी, पर ब्रिटिशर्स यहाँ तक नहीं रुके। उन्हें जैसे ही सोल्जर्स की कमी पड़ने लगी, उन्होंने इंडियंस के गाँव और कस्बों में से लोगों को जबरदस्ती पकड़कर आर्मी में डालना शुरू कर दिया। पर यह सिचुएशन और भी ज्यादा खराब तब हो गई जब 1918 के बाद सारी की सारी फसलें खराब हो गई, जिस वजह से फ्लू की महामारी भी और भी ज्यादा फैलने लगी और इसके कारण लाखों की तादाद में लोग मारे गए। इस समय भारतीयों को एक लीडर की जरूरत थी जो इन सबके खिलाफ आवाज उठा सके, और ऐसी लीडर का किरदार निभाया महात्मा गांधी ने। गांधी जी लॉ की पढ़ाई करने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे। वो सन 1915 में भारत वापस आ गए। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में एक नई तरीके के आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ पर कलर डिस्क्रिमिनेशन वाली सरकार को उखाड़ फेंका और इस तरह के आंदोलन को वो सत्याग्रह कहते थे। इंडिया आने के बाद भी गांधी जी ने कई जगहों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाए। उनका पहला आंदोलन 1916 में बिहार के चंपारण में हुआ, जहाँ सरकार फार्मर से उनकी जमीन पर नील की फसल उगाने के लिए फोर्स कर रही थी और किसान मना कर रहे थे, क्योंकि जिस भी जमीन पर नील की फसल उगाई जाती थी वह जमीन बंजर हो जाती थी। इसके बाद गांधी जी 1917 में गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में गए, जहाँ की किसानों की फसलें खराब हो चुकी थी और वहाँ पर फ्लू की महामारी भी बहुत ज्यादा फैल रही थी, जिस वजह से किसान टैक्स नहीं चुका पा रहे थे और सरकार उनसे जोर जबरदस्ती कर रही थी। इस वजह से महात्मा गांधी को वहाँ सत्याग्रह करना पड़ा। इसके बाद सन 1918 में वह अहमदाबाद गए, जहाँ पर महंगाई आसमान छू रही थी। इस वजह से कॉटन मिल के वर्कर्स भी अपनी सैलरी को बढ़ाने के लिए डिमांड कर रहे थे, पर वहाँ के मालिक उनकी बात सुनने के लिए राजी नहीं थे। इस वजह से गांधी जी को वहाँ पर भी आंदोलन करना पड़ा और गांधी जी को इन सभी सत्याग्रहों में पूरी तरीके से सक्सेस मिल गई और इस तरह गांधी जी ने सत्याग्रह को अपना हथियार बना लिया। लेकिन दोस्तों, हमने इतने सारे सत्याग्रह मूवमेंट्स के बारे में बात की, लेकिन क्या आपको पता है कि सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्याग्रह एक नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसक आइडिया है, जो कि गांधी जी ने दिया था। गांधी जी कहते थे कि अगर आपका उद्देश्य अच्छा है और आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो आपको किसी भी प्रकार की बॉडी पावर की जरूरत नहीं है। आप अहिंसा का रास्ता उपयोग करके भी अपने संघर्ष में सफल हो सकते हैं और इसी को वह सत्याग्रह का नाम देते हैं। बैक टू द टॉपिक। महात्मा गांधी के इतने सारे सफल आंदोलनों को देखकर ब्रिटिश सरकार ने एक रूल पास किया, जिसका नाम था रॉयलेट एक्ट। इस कानून ने ब्रिटिश सरकार को एक पावर दे दी थी कि वह किसी भी प्रोटेस्ट को बंद करा सकती है और किसी भी पॉलिटिकल लीडर को 2 साल तक जेल में डाल सकती है, वे भी बिना कोर्ट में पेश किए। यह इतना खराब कानून था कि इसका नाम काला कानून भी पड़ गया। इस बात को लेकर महात्मा गांधी ने एक विशाल आंदोलन करने का सोचा। एज अ रिजल्ट 6 अप्रैल को रॉयलेट एक्ट सत्याग्रह शुरू किया गया। इस सत्याग्रह में लोगों ने जमकर पार्टिसिपेट किया। लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी, रैली जुलूस आयोजित किए और यहाँ तक कि लोग हड़ताल पर भी चले गए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने अमृतसर के सारे लोकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया और 10 अप्रैल को पुलिस ने शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां भी चलवा दी। इन सारी चीजों को देखकर लोगों का दिमाग खराब हो गया। उन्होंने बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन और भी बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर हमला बोलना शुरू कर दिया। इस वजह से मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, जिसमें पूरी टेरिटरी का रूल आर्मी के सबसे बड़े ऑफिसर को दे दिया जाता है और उस समय जनरल डायर इस पदवी को संभाल रहा था। कुछ समय बाद 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाख का मेला लगा हुआ था। यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने के लिए आए थे। मैदान चारों तरफ से बंद था और क्योंकि यह जगह शहर के बाहर थी, इसलिए लोगों को नहीं पता था कि मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। जब जनरल डायर को पता चला कि जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, तो उसने अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया कि इन सब लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दे और ऐसा ही हुआ। हजारों की तादाद में लोग मारे गए। जनरल डायर ने बताया कि उसने ऐसा हिंदुस्तानियों के मन में ब्रिटिश सरकार का डर बैठाने के लिए किया था, ताकि आगे से कोई भी प्रोटेस्ट करने की हिम्मत ना कर पाए। जैसे इस बात की खबर आम जनता तक पहुंची, वे बिल्कुल भी नहीं डरे, बल्कि उन्होंने इसका बदला लेने की ठान ली और सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग पर हमला बोलना शुरू कर दिया। जब इन सब के बारे में महात्मा गांधी को पता चला, तो वह बहुत दुखी हो गए और उन्होंने रॉयलेट एक्ट के खिलाफ इस सत्याग्रह आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी। लेकिन गांधी जी अब भी रुकने वाले नहीं थे। गांधी जी ने एक बहुत ही फेमस बुक हिंदू स्वराज में लिखा था कि ब्रिटिश रूल इंडियंस के सहयोग यानी कॉर्पोरेशन से ही सेटल हो पाया है और हमारे ही कॉर्पोरेशन से ही चल पा रहा है। अगर हमने कॉर्पोरेट करना बंद कर दिया तो भारत को आसानी से स्वतंत्रता मिल जाएगी। इसी सोच के कारण उन्होंने एक और आंदोलन करने की सोची, जिसका उन्होंने नाम रखा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, और इस सत्याग्रह को इम्प्लीमेंट
करने के लिए गांधी जी को सबसे पहले पूरे भारत को एकजुट करना था, जिसमें मेनली हिंदू और मुस्लिम को एक करना सबसे बड़ी समस्या थी। जिस वजह से गांधी जी मुस्लिम लीग के लीडर मोहम्मद और शौकत अली से मिलने गए और उनको अपने इस आंदोलन के लिए कन्विंस कर लिया। फिर इस आंदोलन का नाम खिलाफत मूवमेंट रख दिया गया, क्योंकि इस आंदोलन में मुस्लिम्स का भी बहुत बड़ा रोल था। जनवरी 1921 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया गया। इस मूवमेंट में अलग अलग कम्युनिटी के लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। अगर हम बात करें शहरों की, तो शहरों में हजारों स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल छोड़ दिए। गवर्नमेंट टीचर्स और लॉयर्स ने इस्तीफे सौंप दिए। लोगों ने फॉरेन गुड्स और क्लॉथ्स को खरीदना बंद कर दिया। इसके साथ साथ फॉरेन क्लॉथ्स को जलाना भी शुरू कर दिया। यह सब देखकर ऐसा लग रहा था कि आंदोलन बहुत सफल हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं था। यह सब कुछ धीरे धीरे बिल्कुल ठंडा पड़ने लगा, क्योंकि लोगों ने फॉरेन गुड्स को खरीदना बंद कर दिया था। इसलिए उनको इंडियन मेड गुड्स की जरूरत थी, लेकिन इंडियन मेड गुड्स बहुत महंगे आते थे और उनको सब कोई खरीद नहीं सकता था। फॉर एग्जाम्पल, इस मूवमेंट में गरीब लोगों ने भी पार्टिसिपेशन किया था और उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह इंडियन मेड खादी कपड़ा खरीद सके। इसलिए उन्होंने वापस से सस्ता और अच्छा इंपोर्टेड कपड़ा यूज करना शुरू कर दिया। और पढ़ने और पढ़ाने की दूसरी जगह न होने के कारण टीचर और स्टूडेंट्स को वापस गवर्नमेंट स्कूल को ज्वाइन करना पड़ा और लॉयर्स ने भी गवर्नमेंट कोर्स में जाना शुरू कर दिया। यह तो बात हो गई शहरों की, तो चलिए अब बात करते हैं पीजन यानी किसानों की। किसानों के लिए यह मूवमेंट ब्रिटिशर्स के खिलाफ कम बल्कि लैंडलॉर्ड के खिलाफ ज्यादा था, क्योंकि ये लोग किसानों से बहुत ज्यादा कर वसूलते थे। कुछ पीजेंट्स को बेगार भी करनी पड़ती थी। बेगार का मतलब वह लेबर वर्क से है, जिसमें बिना पेमेंट के फोर्सफुली लोगों से काम कराया जाता है। तो पीजेंट्स को लैंडलॉर्ड के खेतों में बिना पेमेंट के काम करना पड़ता था। इसलिए किसान डिमांड कर रहे थे कि लगान कम कर दिया जाए, बेकार खत्म हो और लैंडलॉर्ड्स का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। इसलिए बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू जी ने किसानों की मदद करने के लिए अवध किसान सभा बनाई, और इसका उतना फायदा नहीं मिला। इसलिए लोगों ने लैंडलॉर्ड को नाई और धोबी जैसी सुविधा देना बंद कर दिया और मर्चेंट्स के घरों में अटैक करना शुरू कर दिया। इसका मतलब यह है कि गांव में आंदोलन ने गांधी जी के विचारों को नकार दिया था। चलिए अब बात करते हैं आदिवासियों की। ज्यादातर ट्राइबल्स पीपल अपनी जरूरतों के लिए फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट होते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट की नई फॉरेस्ट पॉलिसी से उन पर कई सारे रजिस्ट्रेशन लग गए थे। इसलिए आंध्र प्रदेश की गुडम हिल्स में ट्राइबल्स पीपल ने गोरिल्ला वॉर स्टार्ट कर दिया। लेकिन एक बात समझ लो, गोरिल्ला वॉर का कोई भी गोरिल्ला से संबंध नहीं है। दरअसल गोरिल्ला वॉर उसे कहते हैं जिसमें एक छोटा सा ग्रुप ब्रिटिशर्स के ऊपर छिपकर आक्रमण करता है और वापस फॉरेस्ट के अंदर छिप जाता है। और इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे अल्लूरी सीताराम राजू महात्मा गांधी के बहुत बड़े फैन थे और वह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए थे। उन्होंने लोगों को खादी पहनने के लिए और अल्कोहल छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं दूसरी तरफ उनका मानना था कि इंडिया को आजादी सिर्फ वॉर से मिल सकती है, ना कि नॉन वायलेंस से। इसलिए राजू ने बहुत सारे मूवमेंट को लीड किया। लेकिन इसके बाद 1924 में राजू को पकड़ लिया गया और उसे मौत की सजा सुना दी गई। तो चलिए अब बात करते हैं असम के प्लांटेशन वर्कर्स की। प्लांटेशन वर्कर्स के लिए फ्रीडम का मतलब था कि वह प्लांटेशन के बाहर जब चाहे जब आ जा सकते हैं, क्योंकि इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 के तहत कोई भी प्लांटेशन वर्कर बिना परमिशन के टी गार्डन को छोड़कर नहीं जा सकता था और उन्हें बाहर जाने की परमिशन बहुत कम मिलती थी। और जब प्लांटेशन वर्कर्स ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना तो वे हजारों की तादाद में प्लांटेशन को छोड़कर अपने घर की तरफ जाने लगे, क्योंकि उनका मानना था कि गांधी राज आने वाला है और सबको विलेज में अपनी जमीन दे दी जाएगी। लेकिन ट्रेन बंद होने के कारण वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाए, इसीलिए पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ लिया। इसके साथ साथ चौरी चौरा में पुलिस और सत्याग्रहियों के बीच एक क्लैश हो गया, जिसमें पुलिस स्टेशन को जला दिया गया और बहुत सारे पुलिस वालों को भी मार दिया गया। तो इन सारी चीजों को देखकर गांधी जी ने सोचा कि उन्हें ये मूवमेंट वापस ले लेना चाहिए। दोस्तों, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के खत्म होने के बाद गांधी जी को समझ में आ गया था कि कोई भी मास स्ट्रगल करने से पहले लोगों को प्रॉपर्ली ट्रेन करना जरूरी है। लोगों को यह पता होना चाहिए कि मूवमेंट किस तरीके से करना है और मूवमेंट का क्या मकसद है, ताकि लोग पहले की तरह मूवमेंट को गलत इंटरप्रेट ना कर सके। लेकिन कांग्रेस के कुछ लीडर्स को यह लगता था कि हमें मास स्ट्रगल करने की बजाय इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे हम ब्रिटिश पॉलिसी को कानूनी तरीके से अपोज कर सकते हैं। इसलिए CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी बनाई। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर्स का मानना था कि हमें और बड़ा मास स्ट्रगल करना चाहिए, जिससे हम भारत को जल्दी आजादी दिला सकते हैं। जब ये सारी चीजें हो रही थी तब ग्रेट डिप्रेशन भी आ जाता है, जिसके कारण किसानों की फसलों की कीमत बहुत ज्यादा नीचे गिर जाती है, जिस वजह से फार्मर टैक्स नहीं चुका पा रहे थे और इस वजह से लोगों ने प्रोटेस्ट करना फिर से शुरू कर दिया था। जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने प्रोटेस्ट को रोकने के लिए लोगों से कहा कि वह साइमन कमीशन को भारत बुलाएंगे, ताकि वह चेक कर सके कि क्या इंडियंस ब्रिटिशर्स के बिना अच्छे से रूल कर सकते हैं या नहीं। यह सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैप था, क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय मेंबर नहीं था, जिस वजह से लोगों को इसके बारे में पता चल गया और वो साइमन गो बैक के नारे लगाना शुरू करने लगे। लेकिन थोड़े ही समय बाद लाहौर में प्रोटेस्ट करते समय पुलिस ने लोगों पर हमला बोल दिया, जिसके कारण लाला लाजपत राय की भी मृत्यु हो गई। इन्हीं सब चीजों के कारण गांधी जी ने सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने का प्लान बना दिया।
सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें गांधी जी ने कहा था कि अब किसी को भी गवर्नमेंट के रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ वह चाहे तो इन रूल को तोड़ भी सकते हैं। लेकिन यह मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए गांधी जी को किसी रीजन की जरूरत थी। इसलिए गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को अपनी 11 डिमांड्स को लेकर एक लेटर लिखा। इसमें गांधी जी ने कहा कि अगर गवर्नमेंट ने इनके 11 डिमांड्स को पूरा नहीं किया तो वह सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। पर लॉर्ड इरविन ने इन डिमांड्स को पूरा करने से साफ मना कर दिया। तो फाइनली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया गया। लेकिन गांधी जी को पहले पूरे भारत देश को एक करना था, क्योंकि इसी का यूज करके वह पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर सकते थे। इसलिए उन्होंने नमक को अपना हथियार बना लिया, क्योंकि नमक सभी लोग यूज करते थे, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो। इन सबको नमक के लिए टैक्स भरना पड़ता था और गवर्नमेंट के रूल के अनुसार कोई भी प्राइवेट कंपनी नमक नहीं बना सकती थी। इसलिए महात्मा गांधी ने सबसे पहले इसी लॉ को तोड़ने का डिसीजन ले लिया और उन्होंने दांडी मार्च शुरू कर दिया। दांडी मार्च के लिए महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वसनीय वॉलंटियर्स के साथ साबरमती आश्रम से दांडी, जो कि 240 किलोमीटर दूर था, इस यात्रा में गांधी जी पैदल निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने अपने आंदोलन के आइडिया का प्रचार किया और लोगों ने भी उस दांडी मार्च में बहुत पावरफुल तरीके से पार्टिसिपेट किया। और जब वे दांडी पहुंचे तो समुद्र के पानी से उन्होंने नमक बनाकर इस कानून को तोड़ दिया और इसके बाद बहुत सी जगहों में इलीगल तरीके से नमक बनाया जाने लगा और धीरे धीरे सभी लोगों ने साल टैक्स देने से मना कर दिया। यह सब देखकर सरकार ने इस आंदोलन से जुड़े नेताओं को जेल में डालना शुरू कर दिया ताकि आंदोलन रोका जा सके। लेकिन जब 1930 में खान अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट कर लिया गया तो 16 फुर के 16 दहक उठे और लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। बहुत सारे लोग मारे गए और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो लोगों ने सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर, जैसे पुलिस स्टेशन, नगर पालिका, अदालत, रेलवे स्टेशन पर हमला बोलना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार फिर गवर्नमेंट ने आंदोलनकर्ताओं को मारना पीटना शुरू कर दिया। बच्चों और औरतों को अरेस्ट कर लिया गया। लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग उस वक्त जेल में थे। और क्योंकि गांधी जी इस वायलेंस को रोकना चाहते थे और जेल में जितने भी लीडर्स थे उनको बाहर निकालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिया, जिसके तहत गांधी जी को लंदन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाना पड़ेगा और इसके बदले वो सारे के सारे लीडर्स को छोड़ देंगे। लेकिन जब वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से हार कर वापस इंडिया आ गए तो उन्होंने देखा कि किसी भी लीडर को रिहा नहीं किया गया है और ऊपर से कांग्रेस पर बैन लगा दिया गया है। इसलिए उन्होंने 1934 को फिर से सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को स्टार्ट करने की सोची, पर ये मूवमेंट सफल नहीं हो पाया। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों फेल हो गया। दरअसल इसके फेल होने के 5 कारण थे। पहला, स्मॉल पीजेंट्स ने सपोर्ट करना बंद कर दिया, क्योंकि इनकी लड़ाई जमींदारों से थी, न कि ब्रिटिशर्स से। स्मॉल पीजेंट्स जमींदारों की जमीन पर खेती किया करते थे और उस वक्त ग्रेट डिप्रेशन के कारण ये लोग रेंट नहीं भर पा रहे थे और ये चाहते थे कि सारा रेंट माफ कर दिया जाए, पर कांग्रेस इनका सपोर्ट नहीं कर रही थी। इसी तरह इंडस्ट्रियल वर्कर भी इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ आंदोलन करना चाहते थे ताकि उनकी सैलरी बढ़ाई जा सके, पर कांग्रेस इनका सपोर्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फंड कर रहे थे और कांग्रेस इनको नाराज नहीं करना चाहती थी। अगर हम बात करें वुमेन्स की, तो वुमेन्स ने आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, पर गांधी जी का मानना था कि वुमेन्स का काम घर तक ही सीमित रहना चाहिए, न कि उनको बाहर निकल कर आंदोलन करना चाहिए। अगर हम बात करें दलितों की, तो दलित चाहते थे कि उन्हें पॉलिटिक्स में बराबर का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, इसलिए वह सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे और उनको लीड कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और उन्होंने इस काम को पूरा करने के लिए दलित वर्ग एसोसिएशन भी बनाया। पर गांधी जी का मानना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट देने से देश में बंटवारा हो जाएगा, इसलिए गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर 1932 में पूना पैक्ट पर साइन करते हैं, जिसके तहत दलित कम्युनिटी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग नहीं करेगी। इसके बदले जब देश आजाद हो जाएगा तब दलितों को पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन दे दिया जाएगा। नंबर 5, मुस्लिम भी कांग्रेस का सपोर्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि कांग्रेस का हिंदू कम्युनिटी की तरफ ज्यादा झुकाव था, इसलिए मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे। लेकिन हिंदू महासभा के लीडर्स ने इनकी इस डिमांड को सीधे नकार दिया, इसलिए मुस्लिम्स और हिंदुओं के बीच टकराव बढ़ता गया। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि लोगों के बीच सामूहिक एकता की भावना कैसे पैदा होती है। इस टॉपिक में हमें 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करना है। पहला है यूनाइटेड स्ट्रगल। उस वक्त अलग अलग जाति, संस्कृति और धर्म होने के बाद भी लोगों के बीच सामूहिकता की भावना पैदा हुई, क्योंकि उन सबको एक कॉमन एनिमी ब्रिटिशर से परेशानी थी, जिसके कारण वो साथ में मिलकर स्ट्रगल करते हैं और लोग यूनाइट हो जाते हैं। दूसरा है कल्चरल प्रोसेस। लोगों ने धीरे धीरे कल्चर के साथ रिलेट करना शुरू कर दिया था। बहुत सारी फ्लॉक स्टोरीज, फ्लॉक सॉन्ग, रीजनल लैंग्वेज के कारण लोगों के बीच कॉमन आइडेंटिटी पैदा हुई। तीसरा है फिगर एंड इमेजेस। 18th और 19th सेंचुरी में आर्टिस्ट नेशन को एल्गलरीज के थ्रू रिप्रेजेंट करने लगे थे। जैसे फ्रांस को मरियाना और जर्मनी को जर्मेनिया से रिप्रेजेंट किया जाता था, वैसे ही 20वीं शताब्दी में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत को भारत माता नामक पिक्चर से पहली बार रिप्रेजेंट किया। उन्होंने इनकी वंदना में वंदे मातरम नामक गीत भी लिखा और इसको आनंद मठ में संग्रहित किया गया। इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत माता की दूसरी पिक्चर बनाई।
फोर्थ था फ्लैग। फ्लैग के कारण भी सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग की भावना पैदा हुई, क्योंकि फ्लैग नेशन के सारे पीपल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे देश में भी अलग अलग फ्लैग बन रहे थे, जैसे कि बंगाल के स्वदेशी मूवमेंट में एक फ्लैग बनाया गया जिसमें 3 रंग थे, ग्रीन, येलो और रेड। फिर 1921 में गांधी जी ने भी एक फ्लैग बनाया जिसमें रेड, ग्रीन, व्हाइट कलर्स का यूज किया गया था और बीच में एक चरखा भी था जो सेल्फ हेल्प को रिप्रेजेंट करता था। लास्ट है री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। जब लोगों को समझ में आया कि हमारा देश एशियंट टाइम में हर क्षेत्र में बहुत डेवलप्ड था, लेकिन जब से अंग्रेज आए हैं तो हमारा कल्चर डिक्लाइन होता चला जा रहा है और हम अनडेवलप्ड होते चले जा रहे हैं। इसलिए अगर हमें वापस से डेवलप्ड होना है तो अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना होगा। तो इस प्रकार लोगों के बीच सामूहिक एकता की भावना पैदा हो जाती है और धीरे धीरे करके भारत आज़ाद भी हो जाता है। और इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए